बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज वसी टीवी। सामीन, जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं तो इसमें हमने ये बात देखी है कि सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है वो उन प्रोग्राम्स में आई है जो शीप एंड गोट के बारे में थे, और हमने यहाँ पर ट्रेनिंग्स भी करवाई और उसमें भी लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। और उसके बाद एक शिकायत सबसे बड़ी जो फीडबैक के तौर पर मिली, और वो ये थी कि जानवरों में यानी भेड़ों और बकरियों के अंदर, और खास तौर पर बकरियों में एबॉर्शन जो है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी मॉर्टेलिटी जो है उसको कम से कम कैसे किया जा सके। अगर हम पूरे पाकिस्तान में और पूरे साल का हिसाब लगाएं तो बकरियों के बच्चों में मॉर्टेलिटी है 54%, लेकिन जो सरकारी फार्म्स हैं, चूंकि वो जानवर वहां पर बाकायदा एक हिसाब से रखे जाते हैं, तो वहां मॉर्टेलिटी कम है। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इसी चीज के बारे में है कि नंबर 1, बकरियों के अंदर एबॉर्शन को कैसे रोका जाए, और नंबर 2, बच्चा डिलीवर होने के बाद 3 महीने तक हम बच्चे की मॉर्टेलिटी को कैसे कम कर सकते हैं, 3% पर ला सकते हैं। तो मैंने आज जहमत दी है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त एक्स डायरेक्टर स्मॉल होल्डर प्रोजेक्ट, जिसका मकसद ये था कि गरीब आदमियों को और लेस फॉर्चुनेट लोगों को किस तरीके से इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो भेड़ बकरियां पालें, छोटे जानवर पालें, और उसके बाद खुशहाली उनका मुकद्दर बन जाए। फिर उसके बाद ये डीजी एक्सटेंशन रहे हैं पंजाब के, और ये हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद गिल साहब। मैंने इनको जहमत दी है, मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर साहब जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और अल्लाह ताला ने तो अब आपको हाजी बना दिया है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपका हज भी कबूल फरमाए। जी, बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह ताला खुश रखे। हाफिज साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं आज हम इस बात से कि मेरे पास बकरियां हैं और मैं इनकी ब्रीडिंग कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरी ब्रीडिंग वाली बकरियां जो है उसमें अबॉर्शन निल हो, इसलिए कि ये मुसीबत है, घर घर की मुश्किल है कि जो बकरियां पाल वाले लोग जो हैं वो अक्सर व पेशतर देखते हैं कि जब 4 महीने का बच्चा पेट में है तो उसने अबॉर्ट कर दिया। तो इसको हम किस तरीके से बता सकते हैं कि हमारे सुनने वाले जो मवेशी पाल हैं और बकरियां पालते हैं वो किस तरीके से अबॉर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बकरियों के अंदर? जी हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। बकरियों में जो अबॉर्शन है, बकरियों में भी और भेड़ों में भी, उसकी 3-4 वजूहात हैं। बहुत ज़्यादा जो बड़ी वजह है वो ये है कि एक बीमारी होती है अबॉर्शन, जिसको हम कहते हैं ब्रुसेलोसिस। ये बीमारी बड़े जानवरों में भी पाई जाती है, भेड़ बकरियों में भी पाई जाती है, और ये बीमारी इंसानों को भी लग सकती है। इसलिए इस बीमारी का तदारक करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए ये है कि जब जानवर आपने एक रखा हुआ है, प्रेगनेंसी के दौरान ही आमतौर पे जब जानवर लोग खरीदते हैं ना, वो प्रेग्नेंट जानवर खरीदने की कोशिश करते हैं। गाय भैंसों में भी और भेड़ बकरियों में भी खरीदना ही प्रेग्नेंट चाहिए, ताकि उसको वो बच्चा देगा 2-3-4 महीने के बाद, तो उसका जो आउटपुट है वो शुरू हो जाएगा, उससे फायदा जो है वो आपको शुरू हो जाएगा। तो इसलिए प्रेग्नेंट जानवर को, जो भेड़ बकरी को, आप सबसे पहले इस बीमारी का एक टेस्ट होता है, और हमारे महकमे की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ पे ये टेस्ट फ्री अवेलेबल है। और हमें चाहिए कि हम खास तौर पे मेल का भी और फीमेल का भी वो टेस्ट करवा लें लेबॉर्ट्री से, ताकि कोई बीमार जानवर या ऐसी बीमारी जो खतरनाक है जिससे अबॉर्शन हो सकती है वो जानवरों में ना हो। उसको हमने फ्री करना है अपने फलाक को और अपने जानवरों को उस बीमारी से। तो इसलिए टेस्ट करवा के उसको, अगर कोई जानवर पॉजिटिव है तो उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दें, और अगर नेगेटिव है वो जानवर आपने रखने हैं जो कि इस बीमारी से मुस्तस्ना है, और वो जानवर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दूसरी इसकी वजह जो होती है वो ये है कि जानवर का एक नेचुरल, उसकी जो कुदरती उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, उसके लिए एक जगह चाहिए, उसके लिए कुछ एरिया ऊपर खुला होना चाहिए, कुछ एरिया जो है वो उसके लिए शेल्टर होना चाहिए, चन्नी जिसको हम कहते हैं शेड होना चाहिए, और कुछ जगह जो है उसकी खासतौर पे भेड़ बकरियों में वो उसकी चराई के लिए होनी चाहिए। अगर आपने एक शेड बनाया हुआ है और जानवर आपने रखे हुए हैं 200-300 जानवर, तो उसके लिए कम से कम 2-3 एकड़ जगह जो है उस पर आप घास लगाएं, क्योंकि इस जानवर की कुदरती तौर पर एक आदत है कि वो बगैर चराई के जो है उतना वजन नहीं करता जितना मतलब कि चराई करने के बाद करता है। तो इस तरह ये भी एक वजह हो सकती है कि अगर आप उसको प्रॉपर जगह नहीं देंगे, उसके लिए खुली जगह नहीं होगी, उसके लिए शेड्स में सफाई नहीं होगी, तो उससे भी अबॉर्शन हो सकती है। और फिर तीसरी जो वजह है वो है उसकी सीजनल ब्रीडिंग।
कि सीजन के हिसाब से आपने देखना है भेड़ बकरियों का, जैसे अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हर जानवर के लिए एक कुदरती मौसम रखा हुआ है ब्रीडिंग के लिए। तो भेड़ बकरियों के लिए मार्च और अप्रैल का महीना, और दूसरी तरफ सितंबर और अक्टूबर का महीना, यानी कि जो वो महीने जिसमें मौसम जो है वो नॉर्मल होता है, ताकि अल्लाह ने एक बच्चे को कुदरती तौर पे प्रोटेक्शन दी हुई है। तो इसलिए उस सीजन में ब्रीडिंग करानी चाहिए। मेल जो है वो उस सीजन के उस हिसाब से छोड़ें कि ये बच्चों की जो आगे आगे जो जानवर बच्चे दें तो वो इन महीनों के अंदर दें जो कि उसका ब्रीडिंग सीजन है। तो इन महीनों में मार्टेलिटी फिर कम हो जाएगी। चौथे नंबर पे जानवर की खुराक है। खुराक भी जिस तरह आप देखो पता है कि जो प्रेग्नेंट जानवर है उसके लिए एक नहीं जानवर की खुराक चाहिए, उसके लिए 2 जानवरों की खुराक होती है। उसके पेट के अंदर वो एक बच्चा भी पल रहा होता है, उसके लिए भी खुराक की जरूरत है। अगर उसकी माँ को आप पूरी खुराक नहीं देंगे, और खुराक भी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होनी चाहिए, उसमें मिनरल मिक्सचर भी होना चाहिए, और आप पूरी खुराक देंगे और कम से कम 1 महीना पहले उनको अपने हर्ड से अलग कर दें। होता यह है कि आमतौर पर वो प्रेग्नेंट जो जानवर है लोग उसके साथ ही रखते हैं, उन जानवरों को अलहदा कर देना चाहिए और उनकी चराई भी अलहदा करवानी चाहिए। और इसी तरह फिर उसको शाम के वक्त या सुबह मारने के वक्त उसको जो खुराक है आपने उसको बंडा देना है, उसको मिनरल मिक्सचर देना है, और इसी तरह उसको आपने गुड़ वगैरह या कार्बोहाइड्रेट आपने देने हैं, तो वो उसको उस हिसाब से देंगे। अगर इस तरीके से आप उसके जानवर को रखेंगे तो फिर उसमें अबार्शन के और ख़ास तौर पे ये कैल्शियम और फास्फोरस, ये चूँकि वो बच्चे की हड्डियाँ बनती हैं, इससे उसके ऊपर जो गोश्त पोस्ट चढ़ता है वो सारा जो कैल्शियम का बनता है, तो इसलिए उस स्टेज पे जानवर को खुराक की ज्यादा जरूरत होती है। कैल्शियम या फास्फोरस जो है वो देना बहुत ही जरूरी है 1 महीना पहले। और 5वीं जो वजह है उसकी मैनेजमेंट, यानी कि जानवर जो प्रेग्नेंट है बच्चा देने वाला, उसका पता होना चाहिए कि कब वो बच्चा देने के आसार उसके अलामात शुरू होती हैं, और वो बच्चा जो जानवर दे वो कम से कम मालिक की निगरानी में, या मालिक नहीं है तो उसका जो मुलाजिम है उसकी निगरानी में। आमतौर पर होता यही है कि जी सुबह पता चलता है जी इसने बकरी ने 2 बच्चे दिए थे, एक बच्चा जो है वो कोई कुत्ता उठा के ले गया या कहीं इधर उधर हो गया। तो ये ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। प्रेग्नेंट जानवर की पूरी तरह हिफाजत और उसकी केयर जो है ना वो मैक्सिमम। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा मुतासिर हूँ, आपने सारी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, और अगर मैं उसको इन्यूमरेट करूँ, पहली बात आपने बताई है कि ब्रीडिंग से पहले आप यकीनी बना लें कि आपकी मेल और फीमेल में ब्रूसिलोसिस नहीं है, और आपने ये भी बताया कि ये टेस्ट मुफ्त देती है गवर्नमेंट जी। फिर दूसरी चीज आपने बताई है कि उसका हैबिटेट यानी उसके रहने की जगह जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिस तरह हमें चाहिए एक कंफर्टेबल जगह जहां हम चल फिर भी सकें, बैठ भी सकें, सो भी सकें, तो उसके लिए कंफर्टेबल जगह चाहिए। और तीसरा आपने फरमाया है कि उसकी खुराक जो है वो चूंकि वो 2 जानवर पल रहे होते हैं तो वो 2 जानवरों की खुराक जो है उसके मुताबिक होना चाहिए, जो मैं आपसे पूछूंगा कि उसके अंदर खुराक में क्या चीज आप रिकमेंड करेंगे। और चौथी चीज आपने बताया है कि नेवर फॉरगेट मिनरल मिक्सचर, इसलिए कि उसकी बच्चे की भी हड्डियां, माँ की भी हड्डियां, उनके ऊपर भी बोझ पड़ा होगा, तो वो आपने लाजमी तौर पर देना है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका एक शेड्यूल हम लोग देते हैं कि अगर आपने बकरियों को और भेड़ों को महफूज रखना है तो वैक्सीनेशन शेड्यूल एक उसका प्रॉपर होता है जो सारा साल ही चलता रहता है। अब मेरा सवाल ये है कि मेरी बकरियां प्रेग्नेंट हैं, तो क्या इस दौरान जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक मैं वैक्सीन अगर जारी रखूं तो बच्चा अबॉर्ट तो नहीं हो जाएगा? जिम्मेदार भाइयों को ये बड़ा होता है कि जी वो हम वैक्सीन नहीं करवानी कि ये वो बच्चा फेंक देगी या वार्षण हो जाएगी इसमें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कि अगर आप एक तो ये है कि वैक्सीन करने के भी जो है ना, ये भी हमारे महकमे के लोगों को तो पता है, या जो डॉक्टर साहबान है उनको पता है, उनके मशवरे से अगर आप वैक्सीन करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। वैक्सीन का जो शेड्यूल जैसे आपने बताया कि वो बिल्कुल सीजन के हिसाब से और जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ उसके हिसाब से जारी रहना चाहिए। लेकिन वैक्सीन करने से पहले आमतौर पे वैक्सीन जो है वो शाम के टाइम की जाती है, जब जानवर ने खाया पिया होता है, उसका पेट भरा हुआ होता है, तो जब उस वक्त अगर आप वैक्सीन करेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा ये उसका फायदा होगा कि जब आप प्रेग्नेंट जानवर को वैक्सीन कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए ये तो इंसानों में भी अब जो बच्चा होने से पहले औरतों को वैक्सीन की जाती है कुछ बीमारियों की, तो इसलिए जब आप जानवर को वैक्सीन करेंगे तो उसकी जो कुव्वत मदाफत है वो बच्चे के अंदर जाएगी। 3 महीने तक उस बच्चे को वो प्रोटेक्ट करेगी बीमारियों से, तो इसलिए उसकी वैक्सीन करनी जो है वो उसका जो शेड्यूल है वो जारी रहना चाहिए। और वैक्सीन जो है ना, खास तौर पे जो है इसकी अंतड़ियों के जहर की वैक्सीन है, निमोनिया की वैक्सीन है और पॉक्स की वैक्सीन है, ये जो शेड्यूल बनाया जाता है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने लर्न किया आपसे और इतनी प्यारी बात कि अगर मैं माँ को, प्रेग्नेंट माँ को जी
अगर मैं वैक्सीनेशन कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा पैदा होगा उसमें इम्यूनिटी जो है वैक्सीन की वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी जी तो लिहाजा ये जरूरी है कि उस दौरान जो रिक्वायर्ड वैक्सीन हैं वो लाजमी तौर पर लगती रहनी चाहिए। जी। अब मेरा सवाल एक छोटा सा है आपसे, और वो सवाल ये है कि जानवर मेरे सामने खड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा शक पड़ रहा है कि कहीं अबॉर्ट ना कर दे, इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? तो इसलिए मैंने आप साहब ये आपको याद है कि मैंने पहले कहा है कि उसकी जो केयर है उसकी वो नजरों के सामने जानवर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जानवर की ये हालत है। पहली तो बात जो मैंने आपको कर दी है कि वो बीमारी से अगर फ्री है, स्ट्रेस से फ्री होना चाहिए। अगर स्ट्रेस से फ्री है, बीमारी से फ्री है, तो फिर कोई चांस ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से कोई अबार्शन हो जाए, वरना नॉर्मली वो अबार्शन नहीं होती। और अगर आपको कोई उसके अलामात नजर आती है, जैसे ये है कि उसकी पेशाब वाली जगह से कोई मादा खारिज होना शुरू होता है या कोई उसका खून आना शुरू होता है, तो फिर उसके लिए जो एक इंजेक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन, तो वो प्रोजेस्टेरॉन हम लगा देते हैं, तो वो कम से कम जो है वो 1 महीने के लिए जो है जो जानवर जो है वो सेव हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने इसमें बताया है खुराक का कि जी खुराक उसकी खुराक ना हो बल्कि बैलेंस खुराक हो, मुतवाज़िन खुराक, उसका कुछ बताएंगे कि हमारा आम किसान जो है जो जिसके पास कुछ बकरियां हैं और वो बेचारा कुछ मतलब इकट्ठा करना चाहता है, तो क्या क्या चीजें उसके अंदर आप कोई फार्मूला बता सकते हैं? खुराक 2 तरह की होती है आप साहब। एक तो ये है कि आप खुराक देते हैं वंडे की शक्ल में, दूसरा खुराक देते हैं चारे की शक्ल में। अब वंडा जो है उसमें उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्रोटीन होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसके अंदर कैल्शियम होनी चाहिए, फास्फोरस होनी चाहिए, और तीसरा उसमें कार्बोहाइड्रेट गुड़ की शक्ल में या शीरे की शक्ल। तो वो जानवर को जब खासतौर पे जब जानवर बच्चा देता है तो एक तो उसको बोली पिलानी बच्चे को लिए बहुत जरूरी है, वो आप बोली पिलाएं उसको बच्चे को, उसके अंदर खुराक भी बच्चे को मिलती है और प्लस जो है उसको कुव्वते मदाफत बीमारियों के खिलाफ वो भी मिलती है। अब जानवर को आपने जो है कि आमतौर पे अगर जानवर को खुराक प्रॉपर नहीं देंगे तो उसका दूध भी कम होगा, बोली भी उसकी कम होगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए, और बकरियों भेड़ों में आपने देखा 2-2 3-3 बच्चे भी देती हैं, अब उनके लिए उतना ही ज्यादा दूध की जरूरत होती है, बोली की जरूरत होती है। तो उस तरह जानवर की खुराक को हमने मेंटेन करने के लिए उसको हमने वो वंडा देना जरूरी है। वो जो वंडा जो हम देते हैं वो 4% बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, खुश्क राशन जिसको हम कहते हैं 4%, यानी कि अगर 50 किलोग्राम बकरी का वजन है तो उसको 2 किलो जो है हम उसको खुश्क राशन देंगे, और उस खुश्क राशन में से आधा किलो है वो वंडा देंगे हम, और बाकी जो उसका जो तकरीबन जो है वो 1.5 किलो के करीब उसको हम TMR में या उसको राशन ये जो लूसन है, बरसीम है, जई है, गवारा है, ज्वार है, उसको उस शक्ल में हम देंगे। उसके 3 से लेकर 4 किलो तक जो है वो जानवर की जो आधा किलो मैंने जैसे आपको बताया कि आधा किलो कम से कम उसका वंडा होगा देना चाहिए, और 3 से लेकर 4 किलो तक जो है उसको चारा या उसका साइलेज या उसका जो है ना जंतर है जो जिसको हम कहते हैं वो देना चाहिए जानवर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे कि अब जो आपने फरमाया है कि ये चीज़ें शामिल हों इसके अंदर, उसमें जंतर भी बताया, लूसन भी बताया, फिर आपने खुश्क राशन भी बताया, और जो लोग अपने तौर पर इकट्ठा कर सकते हैं जो उस इलाके में सस्ता तरीन अवेलेबल हो, उसमें गुड़ मिलाना है, उसमें आपने तेल मिलाना है, तो ये चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट्स वो उसके अंदर मिलाने हैं। अब मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो आपने मुझे तरीका बताया है कि सीजनल ब्रीडिंग करनी है, इसका मतलब है कि बच्चे मेरे पास इकट्ठे ही आएंगे, कोई 10-15 दिन का वक्फा होगा, यानी कि लॉट बन जाएगी। अब ये बच्चे आ चुके हैं, मैंने इनको बीमारियों से भी बचाना है, मरने से बचाना है, मैंने इनकी बढ़ोतरी भी करनी है, मुझे आप ये बताएं कि अब मैं क्या करूंगा उसके लिए। आप सब ये है कि एक तो मैंने जैसे बताया पहले आपने बच्चे को बोली पिलानी है, उसके बाद बच्चे को 3 माह तक जो है वो दूध पिलाना है। 3 माह तक अगर बच्चे को आप दूध पिला देते हैं तो उसकी जो मेच्योरिटी की जो एज है उसमें 1 साल पहले हो जाती है, यानी कि साल के बाद जो वो बच्चा तैयार हो जाएगा। उसके बाद भेड़ बकरी का जो बच्चा, भाई भेड़ का तो 6 महीने में हो जाता है, लेकिन बकरी का जो है कम से कम साल में वो मैच्योर हो जाएगा। नंबर 2 बात कि एक तो उसके बाद आप उसको दूध पिलाएंगे, दूसरा ये है उसको आप डिवर्मिंग उसकी करेंगे। ये आमतौर पे बकरियां जो है ना, जब बच्चे जो है ना वो जब ट्राई करते हैं वो नीचे से जो पैरासाइट के एग होते हैं वो भी खा जाते हैं, अंडे जो, और उसमें मलाप पड़ जाते हैं उसके पेट के अंदर, और खासतौर पे आपने देखा मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो उसके लिए वो मलाप की जो दवाई है वो 15 दिन के बाद, बच्चा देने के 15 दिन के बाद उसको शुरू करें, और 3 महीने तक 15-15 दिन के बाद उसको देते रहें। तो उससे ये होगा कि उसके पेट के
के अंदर जो खुराक बच्चा खाएगा वो पूरी के पूरी का उसका असर जो है वो उसकी बॉडी को लगेगा और उसके हिसाब से वो वेट गेन करेगा। इससे ये फायदा होगा कि एक तो जानवर को खुराक पूरी मिलेगी और उसका जो वजन है वो उस हिसाब से जो गेन करता है वो मैक्सिमम एज होती है 1-3 माह के बाद जो है, तो वो मैक्सिमम एज इसके हिसाब से वजन गेन करेगा और वो साल के बाद 6 महीने के बाद, इसी तरह भेड़ का बच्चा 6 महीने के बाद मैच्योर हो जाएगा और बकरी का बच्चा जो है 9 महीने के या साल के अंदर अंदर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन कारोबार है, नबियों का तरीकाकार है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां रखी, बकरियां चराई और सुन्नत नबी समझ कर आप करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालेगा और आपका जो कारोबार है दुनिया का भी और आखिरत का भी जो दोनों आपके लिए फायदेमंद साबित। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा, बड़े प्यारे तरीके से आपने ये बात बताई है। मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा। एक तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि 15 दिन तक मैंने दूध पिलाया और उसके बाद जो कुछ वहां वंडा पड़ा हुआ है थोड़ा सा उसने चखना भी शुरू कर दिया, थूकना शुरू कर दिया, फिर खाना शुरू कर दिया, मैंने यूज टू हो गया। अब ये जो मलब्स की दवाई है कि वो बाहर भी हमने भेजना शुरू कर दिया, मलब की दवाई हमने उसकी जिस दिन से खिलाई शुरू होगी जी उस दिन के बाद करनी है हमने। पहले तो 1 महीना तक तो दूध ही पीता है बच्चा, कोई खुराक वगैरह नहीं खाता। दूध पीने के दौरान भी आपने 15 दिन के बाद जो है उसमें मलाप जो है, जो कि दूध में ज्यादा आते हैं, दूध में उनकी परवरिश ज्यादा होती है मलपों की, या कीड़े जिसको हम कहते हैं, गोल कीड़े उसको कहते हैं। तो इसलिए 15 दिन के बाद आप करेंगे। उसके बाद जो माँ चारा खा रही है और वंडा खा रही है उसके साथ आप उसको बांध दें, थोड़ा सा उसको भी डाल दें। तो जब आप उसको चारा डालना शुरू कर देंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दूध जो है वो कम करते जाएं और इसी तरह उसकी खुराक जो है वो बेहतर करते जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि मैंने बोली पिलाई, पहले मैंने माँ का ख्याल रखा, रहन सहन का ख्याल रखा, नया बच्चा आ रहा है उसकी मैंने सफाई सुथराई और मैंने पराली रखकर बच्चे को बिठाया ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने ये भी ख्याल रखा कि माँ का दूध भी पूरा पूरा हो, उसके लिए मैंने ठीक ठाक खुराक खिलाई और ये बच्चे को यहाँ पर छोड़ दिया। अब 15 दिन हो गए और बच्चे ने खाना शुरू कर दिया और आपने फरमाया कि अब मैं डिवर्मिंग जो है उसकी मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ से आपने ये भी फरमाया है कि अब इसकी खुराक भी उसकी एज के मुताबिक आप बढ़ाते रहें। तो मुझे ये बताइएगा कि ये दो वैक्सीन हैं, ये तो आपने डिवर्मिंग बताई है, अब जो नॉर्मल वैक्सीन पंजाब का जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट रिकमेंड करता है, ये हमने कब से चालू करनी है? बहुत अच्छा सवाल है कि क्योंकि ये वैक्सीन जो है वो बेसिक चीजें हैं बीमारी से रोकने के लिए जानवरों में। तो मैंने बताया ना कि ये माँ की जो वैक्सीन है वो 3 महीने तक असर रखती है, इसलिए वो माँ को वैक्सीन करनी पहले जरूरी है। उसके बाद 3 महीने के बाद जो है आप ये रंतड़ियों का जहर एक बीमारी होती है उसकी वैक्सीन की जाती है, वो आपने करवानी है। और इसी तरह चीचक की वैक्सीन करवानी है, नमूनिया खास तौर पे जिनमें बहुत होता है। और दूसरा एक और भी नमूनिया के हवाले से मैं ये भी बात करूंगा कि जब हम खास तौर पे बकरी के नीचे दूध कम होता है और उसको निपल के जरिए दूध पिलाते हैं तो उसमें जो है वो ड्रेंचिंग नमूनिया हो जाता है। वो बड़े एहतियात के साथ दूध पिलाना चाहिए कि निपल ज्यादा बड़ा ना हो और छोटा हो, जिस तरह छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो इस तरह का निपल के हिसाब से और दूसरा दूध उतना दिया जाए जितनी उस बच्चे की जरूरत है, उसके मुताबिक अगर हम दूध पिलाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी हैं। तो इसलिए वैक्सीन जो है जो इसको हमने 3 माह के बाद बिल्कुल जो शेड्यूल बनाया गया है उसको कंटिन्यू करके जिस तरह माँ को वैक्सीन की है उसी तरह बच्चों को वैक्सीन कर दी। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी प्यारी बातें बताई हैं और मैं ऐसा यकीन रखता हूँ कि मेरे सुनने वाले जो बकरी पाल लोग हैं वो इनको फॉलो करेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे। मैं यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ कि आपने बोली पिलवा दी, आपने फिर मलप यानी कि डिवर्मिंग का वो कर दिया और बताया कि 3 महीने तक जो कुछ वैक्सीन माँ को लगी हुई है उसका असर बच्चे में आएगा और उसके बाद ऑनवर्ड आपने रेगुलर शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू करवा देनी है। अब मुझे आप ये बताएं कि चूंकि आपने तो इस दस्त की सयाही के अंदर उम्र गुजारी है, बेस्ट फार्मूला एक गरीब फार्मर उसके अंदर वो क्या क्या चीजें जो इलाके से पकड़कर वो दे सके, अगर उसे मार्केट का वंडा नहीं मिलता या वो अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन अपने जानवरों को बढ़ाना चाहता है, कोई आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता सकते हैं? मुश्किल काम नहीं है ये बड़ा आसान है वंडा बनाना। कौन सा ये तो घर में आप बना सकते हैं और आजकल वैसे भी ये खास तौर पे इवन डेयरी फार्म वाले लोग भी जो है वो अपना रोज का रोज वंडा फ्रेश बनाते हैं और इसी तरह उन जानवरों को देते हैं। तो अगर वंडा अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैंने जैसे आपको कहा कि 1 पाव से लेकर आधा किलो उसकी जानवर की खुराक है तो उसको आप घर में भी बना सकते हैं। उसमें 4 चीजें जरूरी है। नंबर 1 ये है कि खाल बनौला, जो बनौले की खाल होती है वो उसका आप एक हिस्सा ले लें। इसी तरह सरसों की खाल जो है
जिसको तो तोरिए की खल जी, होती है, तोरिए की सरसों की खल होती है, कड़वी कड़वी खल भी कहते हैं। कड़वी खल भी कहते हैं, उसको आधा हिस्सा वो हाफ रखना है आपने, और 2 हिस्से आपने उसमें डालना है चोकर या राइस पॉलिश उसको कहते हैं। ये जो चावलों का इलाका है ना, वहाँ पे वो चावलों का जो राइस पॉलिश जो है वो होता है कि जब चावल को साफ किया जाता है ना, वो राइस पॉलिश अलहदा हो जाती है, तो वो सस्ती मिल जाती है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी इलाकों में दलिया या जो चोकर है, चोकर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके 2 हिस्से मिक्स करके उसके अंदर आपने 50 ग्राम जो है, यानी कि 1 हिस्सा जो है वो आपने गुड़ डालना है, जो गुड़ या शीरा जो आसानी से मिल जाए उसको। और गुड़ भी जो है वो काला किस्म का हो, जो मार्केट में सस्ता तरीन होता है, तो वो डालना है आपने। तो उसको मिक्स करके आपने उसमें से जो है ना, टोटल जो मैंने आपको बताया कि अगर छोटा जानवर है तो उसको 1 पाव, अगर बड़ा बकरी है, देसी बकरी है हमारी बीतल जो नस्ल है, तो उसको आधा किलो। तो ये उसकी खुराक है रोजाना की। तो आप उसको 2-3 महीने तक दें, करीब दूध भी ज्यादा देगी। और दूसरा ये है कि बच्चे जो है वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक या उनकी जरूरियात के मुताबिक दूध जो है वो पियेंगे, और उससे उनकी बढ़ोतरी भी बेहतर तरीके से। सामीन, आपने फार्मूला सुना है, इसमें सिर्फ एक चीज का इजाफा करना है और वो है मिनरल मिक्सचर, जिसका डॉक्टर साहब ने पहले तस्करा किया है कि आपने ये जो चीजें अवेलेबल हैं आपके एरिया के अंदर, आपने उस हिसाब से एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताया इन्होंने 4% बॉडी वेट। अब ये आपकी बकरी 42 किलो की है, 50 किलो की है, 60 किलो की है, 30 किलो की है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कि 4% बॉडी वेट का हिसाब से आपने खुराक देनी है। और उसके अंदर जो चीजें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उसमें मिनरल मिक्सचर भी मिलाना है, और अगर हो सके तो थोड़ा सा कोई भी तेल जो आसानी से डालडा मिल जाए, देसी घी मिल जाए, जो भी सस्ता हो, वो कोई थोड़ी क्वांटिटी जो है 10 ग्राम 20 ग्राम के करीब वो उसमें डाल देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपके जानवर महफूज रहेंगे और मॉर्टेलिटी कम होगी। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके प्रोग्राम्स को लोग हमेशा बड़ा पसंद करते हैं। खास तौर पे आप पंजाबी में बात करते हैं, आज आपने उर्दू में बात की है, और ये आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, इसलिए कि यहाँ सुनने वाले जो सिंध के और बलूचिस्तान के हैं, उन्होंने काफियों ने ये कहा कि भाई साहब हमें डॉक्टर साहब की बातें आधी समझ में आई, आधी समझ में नहीं आई हैं, और आज आपने बगैर कहे उर्दू में प्रोग्राम कर दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सामीन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपके कारोबार में तरक्की दे। आपने इनकी बातें सुनी, अब अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।